तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि इंजीनियर प्रवीण ठाकुर जो है तो पहली बार आए थे और अपने मुद्दे को उन्होंने आईटीआई टॉक शो पे उठाया था। और इस पर कई चीज़ें हुई हैं, कई बहस हुई है। और लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा खल गई कि आरटीआई लगाने के बाद ये पता चला मेरे को कि जो है तो 216 के लगभग जो है तो नियमित हैं और 210 के लगभग संविदा हैं और 830 के लगभग जो है अतिथि लोग हैं, इंस्ट्रक्टर जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि ऐसे में कैसे हम जो स्किल भारत, आत्मनिर्भर भारत करते हैं तो कैसे लड़के तैयार होते होंगे, कैसे। तो आज इसी पर चर्चा करें। तो चलिए प्रवीण ठाकुर जी, आज के शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी। तो जैसा कि ये आरटीआई देखा मैंने कि 7/7/2023 में ये चीजें निकली हैं, जुलाई की चीज है ये 2023 का। तो इसका मतलब ये है कि अभी 7-8 महीने अगर इसको कहा जाए, मतलब सेशन यही 23-24 के सेशन। तो ये सर इतनी बड़ी कमी को देख करके आपको क्या लगता है कि ये सरकार की कितनी बड़ी नाकामी को आप समझते हैं? सरकार की सर बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि हर विभाग में, हर स्टेट में अगर हम बात करें तो एक बिहार की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में मतलब बहुत ही ज्यादा दयनीय है, बहुत ही ज्यादा खराब है। 2010 के बाद मतलब इन्होंने नियमित नियुक्ति के कितने प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार इनका प्रयास कहीं ना कहीं इनकी ही खामी की वजह से, जो श्रम संसाधन विभाग के जो नियोजन भवन के अधिकारी हैं वो अपनी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई कानूनी लूप होल छोड़ देते हैं, ताकि ये मतलब जानबूझ के होता है। मतलब ऐसी नहीं है कि ये अनजाने में हो रहा है। देखिए, गलती किसी से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। मैं भी कल के डेट में अगर वहां जाऊंगा, काम करने का अवसर मिलेगा तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं एक ही गलती सालों साल दोहराऊं तो फिर वो गलती नहीं होती है, वो जानबूझ के किया गया कार्य होता है। तो इनकी मंशा, मैंने आपको पिछले जो आपसे मेरी बात हुई थी इंटरव्यू में, मैंने पिछले बार भी उठाया था कि इनकी कुल मंशा बस पैसे की बंदरबाट को है। मतलब ये चाहते नहीं है कि योग्य अनुदेशक बिहार राज्य में आए। हम सरकार पे नहीं उठा रहे हैं सर, पूरी की पूरी सरकार खराब नहीं है बिहार की। बिहार सरकार ने अभी बहुत सारे विभागों में बहुत बड़े पैमाने पे भर्तियां की हैं, पहले भी भर्तियां होती रही हैं, ठीक है। लेकिन ये श्रम संसाधन विभाग एक इकलौता ऐसा विभाग है जिसमें 2010 के बाद एक पद पे नियमित नियुक्ति नहीं हुई। और ये अधिकारी संविदा और गेस्ट के सहारे काम चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका भी एक तरह से शोषण करते हैं। सही बात, क्योंकि उनका 11 महीने पे सर संविदा अवधि विस्तार होता है, उनका पैनल को फिर से वैलिडिटी दी जाती है, कानूनी जो प्रावधान है इनका, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगर जैसे रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है, ट्रेनिंग हुई नहीं ग्राउंड पे, लेकिन कागज पे रॉ मटेरियल दिखाना हो या उसकी गुणवत्ता खराब हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे विवश किया जाएगा कि अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा काम करिए, तो आदमी अपनी रोजी रोटी के ये में थोड़ा सा करता है गलत। अच्छा, इसमें एक चीज प्रवीण जी रोक रहा हूं। मेरे को कई दिन से ये चीजें मेरे को बड़ी छटपटाहट थी अंदर कि लड़कों को ट्रेनिंग में जो रॉ मटेरियल वाली जो आप मुद्दा उठा रहे हो, अब मेरे को समझ में आया आपके बात से भी, और मेरे को सामने में लग भी रहा कि अगर ये रेगुलर कर देंगे तो रेगुलर वाला जो फैकल्टी आएगा वो डरेगा नहीं, है ना। तो उसके ऊपर ये अधिकारी दबाव नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। इनके ऊपर जो संविदा है, अतिथि है, तो इनको जो है तो दबाव बनाते होंगे कि अगर आप ये चीजें नहीं करोगे मेरे साथ, है ना, मेरे जो कृत्य हैं अगर उसमें आप शामिल नहीं होगे तो अगली बार थोड़ी है कि मैं आपको लूंगा कि नहीं लूंगा। वहां तो ऑप्शन है इनके पास। बिल्कुल, आप लोग जब नियमित आ जाएंगे तो उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो 60 वर्ष तक रहेंगे विभाग में। तो ये एक सबसे बड़ा शोषण का इनका मतलब सबसे बड़ा हथियार है। और आईटीआई में सर, चूंकि आप तो आईटीआई के फील्ड में, हम आपको क्या बताएंगे, आप इतने सालों का आपका अनुभव है, आईटीआई में मेन प्रैक्टिकल है। बहुत बच्चा, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन का सबसे प्राइमरी चीज है और बच्चों को काम सिखाया जाता है, स्किल सिखाना है।
अगर प्रैक्टिकली नहीं होगा तो बच्चा स्किल कैसे सीखेगा? बिहार का बच्चा आखिर आज अगर स्टेट लेवल पे और आपका नेशनल लेवल पे जो स्किल कंपटीशन हो रहा है, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन हो रहा है, क्यों नहीं बिहार का बच्चा आ रहा है? बिहार जब ज्ञान की धरती रही है, बिहार के लोग अपने आप को हर जगह साबित किए हैं। ये वही बिहार है जो देश में 10% से 11% IAS देता है हर साल। तो प्रतिभा की कमी तो नहीं है बिहार में। हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है सिविल सर्विसेज। उस एग्जाम में हमारे जो बिहारी छात्र हैं अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में क्यों नहीं आ रहा है बिहार? क्यों नहीं आ रहा है? इसका रीजन कहीं ना कहीं सरकार है और विभाग है। बड़ा सवाल सुनता है, बड़ा सवाल सुनता है। और अगर आप डिग्री के भरोसे, सर्टिफिकेट के भरोसे सोचते हो कि स्किल हो जाएगा, कोई तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और प्रैक्टिकल जरूरी होने के लिए आप जैसे टीचरों को नियमित करना पड़ेगा, जॉब निकालना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। जी, योग्य अनुदेशक चाहिए। मतलब आप पूरी परीक्षा के साथ, हाईकोर्ट का जजमेंट था ये गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग, माननीय विजय सिन्हा जी के टाइम में इनकी भर्तियों में बहुत सारे गड़बड़ियां हुई थी। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये हुई है, मैं आपके आज शो पे आज बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया था इनकी पैनल के बारे में, लेकिन उसके बाद मेरे पास बहुत सारे अभी डॉक्यूमेंट आए हैं। बिहार सरकार का 1991 का आरक्षण अधिनियम है, जिसमें और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि यदि 45 दिन से ज्यादा की भर्ती करनी है, चाहे वो टेम्पोररी हो, चाहे इवन आउटसोर्सिंग से हो, आप किसी कंपनी से भी अगर स्टाफ ले रहे हो, लेकिन सेवा अगर सरकारी विभाग में ली जा रही है, जनहित में ली जा रही है, तो उसमें आरक्षण का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 5 साल से गेस्ट अनुदेशक वहां जो बिहार में काम कर रहे हैं, इसमें आरक्षण का पालन नहीं हुआ। जो बिहार के शोषित दलित पिछड़े, उनके अधिकारों का हनन किया इस विभाग के अधिकारियों। मतलब मैं भी सुन के, मतलब देख के मैं आश्चर्य में हूं कि जब अधिनियम है बिहार सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके बाद भी लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इस लेवल पे जाके काम ले रहे हैं। मतलब हम तो अब इसके बाद हम निशब्द हैं। माने जो नियम बन रहे हैं, जो कानून बन रहे हैं सरकारी, वही सरकारी तंत्र, वही विभाग अपने ही बनाए हुए कानून को नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा। वो भी वो विभाग जिसपे जिम्मेदारी है लेबर्स को बचाने की, लेबर्स के अधिकार दिलाने की, किसी का अधिकारों का हनन न हो, किसी का शोषण न हो, वो विभाग स्वयं शोषण कर रहा है। अब मैं निशब्द हो गया हूं कि भाई ये श्रम संसाधन विभाग न माननीय मुख्यमंत्री के अंदर में है, न माननीय प्रधानमंत्री के अंदर में है। ये पटना श्रम विभाग नियोजन भवन के जो अधिकारी हैं, ये सर्वोच्च हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, सारे अधिनियमों से ऊपर हैं। पता इनके बारे में कुछ भी कहना, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पता नहीं कल के डेट में हमारे ऊपर भी ये लोग कुछ करे, क्योंकि ये लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं। ना ऐसे कैसे कर देंगे? आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे कैसे कर देंगे? ऐसे इतनी थोड़ी मनमानी है, इतनी थोड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, बिहार सरकार के अधिनियम को नहीं मान रहे हैं, श्रम संसाधन जो सामान्य प्रशासन विभाग की जो गाइडलाइंस है किसी नियोजन करने के लिए, उस नियोजन गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि श्रम संसाधन विभाग जो है वो बेलगाम है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रह गया है। बिहार सरकार का नियोजन भवन किसी के कंट्रोल में नहीं। मोटी रकम जो है तो कमाई हो रही है हर साल, मोटी रकम कमाई हो रही है। हमको तो लगता है कि छात्रों के भविष्य पर जब ऐसी चीजें माने होती है, एक तरह से कहा जाए कि राजनीति तो नहीं हो रही है, कह रहे यहाँ पे, माने एक तरह से कहा जाए कि छात्रों के जीवन पे, स्किल पे, उनको जो अपने देश को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर, और कहते हैं कि हम 2047 तक देश को आगे विकसित राष्ट्र बनाना है, वहां अगर ये कहना चाहिए कि अड़ंगा जब डाल रहे हैं तो आदतन एक तरह से अपराध होता है ना? जानबूझ करके ऐसी ये विभाग कर रहा है, और इस विभाग को सोचना पड़ेगा। देखिए एक चीज बता दूं कि ये ITI को आप छोटा मत समझ लीजिएगा। अगर अफसर सुन रहे हैं आप लोग, तो आपको बता दूं कि ये हमारा शो का दूसरा है एपिसोड, है ना? तो अभी हम धीरे धीरे इन सब चीजों को लेकर के जा रहे हैं, और अभी DGT तक पहला ही आपका एक शो गया है, जिस पर DGT के अधिकारियों ने स्वयं मेरे को फोन लगा करके
कुछ अधिकारियों ने जो मेरे को जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, उन्होंने बोला कि सर ये तो स्टेट का मामला है, इसमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। हमने तो खुद गाइडलाइन दिया हुआ है, अब देखिए क्या होता है कि क्या नहीं होता है। लेकिन ये निश्चित है कि जब भी अभी ये जो सुन रहे हैं विभाग, श्रम विभाग जो बिहार का है, तो आपको बता दूं कि आपकी तानाशाही बहुत दिन नहीं चलने वाली। हो सकता है कि 4 जून तक आचार संहिता लगी है, तब तक आप इसको जितना चाहें उतना दबा सकते हैं, लेकिन दबने वाला नहीं। ये देश के नौजवान हैं, पीढ़ियां हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ जो ये गुरु लगे हुए हैं, ये गुरुओं का श्राप तो आप जानते हैं ना। इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे सभ्य समाज और भारतीय समाज में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवा महेश्वरा। तो भगवान भी गुरु को मानते हैं, तो आप लोगों को अभी भी आंख खुल जाना चाहिए। मेरे को नहीं लगता है साहब कि आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे ऐसे जगह पे ITI तो करते नहीं होंगे। आपके बच्चे तो खैर DPS में या कहीं बाहर विदेश में पढ़ते होंगे, इसलिए आप इनका दर्द भी नहीं जाने। क्यों प्रवीण जी, ठीक कह रहे हम ना? बिल्कुल। गांव में मतलब ये चीज होता है कि अगर हमारा बच्चा ITI कर लेगा तो सीख लेगा तो उसको एक नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है सही से, ये रियलिटी है। और आप मुझसे बेटर जानते हैं इस चीज को कि किसी सरकारी ITI में किस स्तर की ट्रेनिंग दी जा रही है, कि अगर वो बच्चा सर्टिफिकेट लेके निकल रहा है तो क्या इंडस्ट्री में जाके वो पहले काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इंडस्ट्री की ABCD कहने को तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन इंडस्ट्री का आई तक नहीं सिखा पा रहे हैं। ये आज स्थिति है बिहार की। ये कहते हैं कि हमने गेस्ट से पढ़वा रहे हैं हम रख के। अरे आप ये देखिए योग्यता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, कैसे चयन किया है, सबसे बड़ी चीज। या आपने गेस्ट को भी रखिए। हम कह रहे हैं कि आपका अगर बिहार सरकार के पास नियमित अनुदेशक को रखने के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है। आपका राज्य अगर इतना गरीब है, आप बता रहे हो कि हम नहीं रख सकते हैं, आप गेस्ट को रखिए। हम नहीं कह रहे मुझे नौकरी दीजिए, लेकिन योग्य तो रखिए, रिटेन एग्जाम लीजिए। एक जैसे TCS जैसी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसके एग्जाम में पेपर लीक नहीं होते हैं, जो प्रतिष्ठित है, जो IIT CAT इस सब का एग्जाम कराती है, उसी बड़ी एजेंसियों से आप एग्जाम करा के, स्क्रीनिंग करा के आप योग्य लोगों को रखिए ना। आपके आज अनुदेशक, आप डाटा निकलवा लीजिए ना कि सारे के सारे गेस्ट अनुदेशक, संविदा अनुदेशक काम एग्जाम दिए हैं। नहीं, लड़कों की शिकायत आती है, लड़कों की शिकायत आती है, और दिखा भी चुका हूं। वो सारे के सारे फेल है, 80 to 90% फेल हो गए हैं। अब बताइए कि टीचर फेल हो जा रहे हैं एग्जाम में। एक छोटा सा एग्जाम है और काफी ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत बड़ा था, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया था। मैं भी उस एग्जाम में अपीयर हुआ हूं, इसलिए मैं बता पा रहा हूं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन था। और मेरी भी पढ़ाई छूटे हुए 2012 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ और मैंने एग्जाम दिया 24 में। तो 12 साल पढ़ाई छूटने के बाद मैंने एग्जाम दिया, फिर भी मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर आपकी बेसिक अच्छी होगी, आप 10 साल के बाद भी दीजिएगा तो भी आपके मार्क्स आएंगे। एटलीस्ट आप क्वालिफाई तो करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आपके निगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, 10 नंबर 11 नंबर आ रहे हैं, आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि पिछले 5 साल से आप किस गुणवत्ता की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसके साथ भी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैंने जो आपको सर लेटर भेजा, जो सूचना के अधिकार से प्राप्त हुआ था, उसमें 216 नियमित अनुदेशक हैं जो पिछले साल का आंकड़ा है। हो सके उसमें कुछ रिटायर हो गए होंगे इस वर्ष, क्योंकि डेली डे टू डे कोई ना कोई रिटायर हो रहा है। बिल्कुल सही बात तो है। 216 को भी अगर हम 216 को भी मान लें, उनकी क्या गलती है? उनका प्रमोशन नहीं हुआ है सर। पिछले 20 सालों में उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है अगले पद पे, क्योंकि वही है ये है। अगर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा ग्रुप इंस्ट्रक्टर पे, तो इंस्ट्रक्टर कौन रहेगा? उनकी क्या गलती है? बड़ा सेवा में आया, कैरियर प्रोग्रेशन होता है, सरकारी सेवा में आया, उस व्यक्ति का क्या नुकसान जो हमारे सीनियर 20 साल से वहां पे काम कर रहे हैं, उनका प्रमोशन इसलिए रोक के रखा गया है क्योंकि भर्ती नहीं हो पा रही है। भर्ती करना क्या उन अनुदेशकों का कार्य है कि विभाग के अधिकारियों का कार्य है? विभाग, मैं पूछना चाहता हूं आपके शो के माध्यम से नियोजन भवन के अधिकारियों से कि अगर 10 साल 12 साल में भर्ती आप नहीं कर पाए तो कितने अधिकारियों पे अपने कार्रवाई की, कितने लोगों का आपने वेतन रिकवर किया? जो आपका स्थापना सेक्शन है नियोजन भवन का, ये उसका फेलियर है कि वो स्टाफ नहीं दे पा रहा है। जो उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हो, जो प्रशाखा पदाधिकारी हो, उन पे क्या कार्रवाई की गई? क्या उनसे वेतन की वसूली की गई? क्या उनको सेवा से बर्खास्त किया गया? क्योंकि वो वेतन पाए थे ना, उनकी जिम्मेदारी थी भर्ती करवाना। सही बात है। जिस आयोग को आपने अधियाचना भेजा हुआ आयोग भर्ती क्यों नहीं किया? उस आयोग के अध्यक्ष का, उस आयोग के अन्य अधिकारियों का क्या वेतन वसूली नहीं होना चाहिए?
क्या वो बिहार सरकार का पैसा नहीं था? गरीब जनता के टैक्स का पैसा नहीं था? जब उनको सर्विस नहीं मिली, आईटीआई में ट्रेनिंग के लिए आप भर्ती नहीं कर पाए, तो क्या उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिर्फ ये कहना कि मैंने निकाल दिया, मैंने कर दिया, काम नहीं हुआ तो पैसा किस काम का? क्यों आपको दिया गया वेतन? और जब एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि जब आप लोग ग्रुप बना करके जाते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं, तो अधिकारी एक्चुअली में कहते क्या है आपसे? माने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कोई चीज कहते हैं कि बीच में वो गोल गोल घुमाते हैं? कहते क्या है आप? सर मैं 2015 से जा रहा हूं और अच्छा। बहुत इस बीच में कई निदेशक हैं, उनसे मैं मिला। मंत्री जी एक ही मंत्री से मिला, विजय सिन्हा जी से बीच में, ठीक है। उनसे थोड़ी सी मेरी आशा भी हुई थी, उन्होंने ऐसे शब्द कहे थे जो मैंने पिछले बार कहा था। हर बार यही कहा जाता है, बस कुछ दिन, बस 1-2 महीने में भर्ती हो जाएगी, हमने अधियाचना भेज दिया है। अभी हमने भेज दिया। अभी कौन है? अभी श्री संतोष सिंह करके हैं। अच्छा, ठीक है भाजपा के हैं। कुछ ईमेल एड्रेस भेजिएगा मेरे को, है ना? हाँ, मैं ठीक है सर, मैं निकाल के दे दूंगा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, तो जब अधिकारियों हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि बस हमने अधियाचना भेज दिया है, जैसे हमको आयोग से सूची मिलेगी हम तैनाती कर देंगे, ठीक है। लेकिन हर बार ये कुछ ना कुछ नियम में, जैसे 2013 में ये विज्ञापन निकाले, विज्ञापन के 2 महीने के बाद गजट प्रकाशित करते हैं। भाई गजट प्रकाशन पहले क्यों नहीं होता है? वही गलती फिर अभी किए हैं 18 में। रूल 18 में बना दिए और गजट में प्रकाशित नहीं किए। और गजट में प्रकाशित कर रहे हैं कब? जब विज्ञापन निकल जा रहा है, विज्ञापन की अंतिम तिथि खत्म हो जा रही है, तब जाके गजट प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये सब जो लूप होल छोड़ते हैं, किस लिए? कि मामला न्यायालय में जाके विवादित हो जाए, विवाद बना रहे, भर्ती न हो पाए। क्योंकि पिछले जितनी भर्तियां रद्द हुई हैं, हम लोग न्यायालय नहीं जाते थे। इस बार हम लोग एज ए इंटरव्यूअर के हम लोग भी न्यायालय में गए, हम लोग इम्प्लीड किए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार चूंकि विभाग सही तथ्यों को कोर्ट में नहीं रखता है, तो हमें अपना तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। हम लोग गए हैं इस बार, हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी सारी बातों को बहुत ही मजबूती से रखे हैं और उनसे अपील भी किए हैं कि अगर कहीं पे कुछ टेक्निकल एरर हुआ है, किसी प्रक्रिया का अगर पालन होना था, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हम दोषी नहीं। हमने विज्ञापन देखा, हमने फॉर्म भरा, हमने परीक्षा की तैयारी की, इनका सिलेबस आया था, हमने 3-4 महीने तैयारी की है इसके लिए। उसके बाद हमने परीक्षा दिया, परीक्षा में हमें अच्छे अंक मिल रहे हैं और हमें नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि हम पिछले 12-13 सालों से इस चीज के लिए परेशान हैं और आपसे अपील कर रहे हैं। तो न्यायालय ने हमारी बातों को सुना है, आज फैसला रिजर्व कर लिया है। अच्छा। हम माननीय न्यायालय को बधाई देते हैं कि बहुत कम समय में, इतने कम समय में 27 तारीख को हम लोग इंटरवेन किए थे केस में और आज आपका मई चल रहा है, 10 मई। 2 से 2.5 महीने में न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया को हमके सुन के हमारी बातों को अच्छे से सुना है और अपना फैसला रिजर्व रखा है। जो भी फैसला आएगा उस फैसले के अनुरूप हम लोग देखेंगे कि किसके पक्ष में फैसला माननीय न्यायालय देती है। हमको भी आगे का हमको भी बताइएगा, हमको भी इंतजार रहेगा, कापी दीजिएगा। तो लगभग हफ्ते भर के अंदर आ जाना चाहिए। जी, हफ्ते भर के अंदर आ जाना चाहिए। एक बात रह गई कि जब आप मिलने जाते हैं तो आपके ग्रुप के कई लोग मिलने जाते हैं कि कुछ ही लोगों को मिलने दिया जाता है? सिर्फ 2 लोगों को मिलने दिया जाता है, मतलब मैक्सिमम 2 लोगों से ज्यादा मिलने नहीं। अब ये तो उनके अधिकारी ही बताएंगे, ये तो वही लोग बता सकते हैं। मतलब वो हमारे लिए है ना, चाहे वो प्रधान सचिव साहब हो, चाहे डायरेक्टर साहब हो, या कोई भी साहब हो, कोई भी हो ना, वो आखिर जो वहाँ बैठते हैं पटना नियोजन भवन में, वो किसके लिए बैठते हैं? पब्लिक के लिए बैठते हैं, हमारे लिए बैठते हैं, पब्लिक के लिए बैठते हैं। अगर हमसे ही आप नहीं मिलिएगा और कागज में दुनिया भर का काम करिएगा, कहिएगा मीटिंग चल रहा है, समीक्षा बैठक चल रही, किस बात की समीक्षा बैठक आप कर रहे हैं? तो भाई समीक्षा बैठक चल रही है तो एक टाइम दे दो ना मेरे को। जी, और नहीं, हम जब भी जाएंगे तो मतलब अंदर कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन जानबूझ के बाहर रोका जाएगा, क्योंकि मतलब हैरेस होके हम हट जाए वहां से। मतलब प्रयास ये होता है कि इनको इतना हैरेस करो, इतना बैठाओ ताकि ये चले जाएं खुद। एक होता है ना कि जैसे मैं आपके घर पे गया, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। मतलब हर व्यक्ति का, एक पब्लिक का एक रिस्पेक्ट है। आप जनता के नौकर हैं, मैं वहां पे एज आपके कर्मचारी नहीं जा रहा हूँ, एज ए पब्लिक जा रहा हूँ। मेरा राइट है उस कार्यालय में जाने का, तो भाई मेरा राइट है तो आपको उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। अगर बिजी है, आप हमें कहिए कि आप यहाँ वेट कर लीजिए, आप बैठिए, 15 मिनट मीटिंग चल रही है, फिर आप अपनी बात को रखिएगा।
लेकिन नहीं, घंटों बैठाया जाएगा, कुछ नहीं है अंदर, कुछ काम नहीं चल रहा है, और घंटों आपको वेट कराया जाएगा, ताकि आप थोड़ा ये फील करो कि हम कहाँ आ गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस अंदर आपके बैड फीलिंग आए और आप खुद बेबस होकर चले जाओ कि भाई सरकारी सिस्टम है, पत्थर है, यहाँ टकराने में कोई फायदा नहीं है, सर फट जाएगा, अपना ही खून गिरेगा, कोई सुनने वाला नहीं। ये स्थिति है इस डायरेक्टरेट की, और आप समीक्षा कर रहे हो। और अब मैं कह रहा हूं कि क्या किस चीज की समीक्षा? अगर 2010 के बाद अगर आप एक पद पे भर्ती नहीं कर पा रहे हो, एक अनुदेशक के पद पे, तो आईटीआई चला क्यों रहे हो? करोड़ों रुपए का बजट तो सरेंडर कर दो। आप आईटीआई में जब इंस्ट्रक्टर ही नहीं है, आईटीआई की रीड होता है इंस्ट्रक्टर, अगर इंस्ट्रक्टर नहीं तो प्रिंसिपल क्यों, ज्वाइंट डायरेक्टर क्यों, असिस्टेंट डायरेक्टर क्यों, डायरेक्टर क्यों, प्रधान सचिव क्यों? विभाग को बंद करो ना कि भाई 10 साल तक इंस्ट्रक्टर नहीं है, सब कोई नहीं रहेगा, प्रधान सचिव रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, क्योंकि बड़े अधिकारी, उनका वेतन सब निकलेगा, वो एक दिन पद खाली नहीं रहेगा, आज खाली हुआ कल भर दिया जाएगा। जो मेन रीढ़ की हड्डी है, और जो मेन काम है, जिसके लिए विभाग का करोड़ों अरबों का बजट दिया जा रहा है, जो मेन स्किल ट्रांसफर करेगा, जो रीड है, वही नहीं रहेगा सालों साल, बाकी सब रहेंगे। वाह, अब इस पे हम क्या कह सकते हैं? वाह वाह, धन्य। माने प्रिंसिपल साहब रहे, जेडी रहे, डायरेक्टर रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, लेकिन वहां इंस्ट्रक्टर ना रहे। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को देना, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को देना है। वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि गजब स्थिति है। अच्छा, कभी आप लोग रिकॉर्डिंग ऐसे कभी कैमरामैन लेकर के कभी कोई रिपोर्टर को लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि नहीं आने देते हैं उनको प्रतिबंध? बहुत पहले गए हैं, लाठियां भी चली हैं रोड पे, मतलब हमारे कुछ साथियों को अरेस्ट पे देखा। हाँ जी, मतलब बहुत संघर्ष सर किया गया है। मतलब कहे ना कि ये जो विज्ञापन निकला है, ये संघर्ष से निकला है। अगर वो संघर्ष ना होता तो शायद इस विभाग में विज्ञापन भी ना, ये ऐसे ही चलाते विभाग। तो ये तो तब की स्थिति है जब हम लोग इतने एक्टिव हैं, हम लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं। तो आज सवाल मैं दो आदमियों से उठा रहा हूं। एक तो मोदी जी, चलिए चुनाव है, आप व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके पीएमओ में मेल करूंगा और ये चीजें आपको मैं ट्विटर पे भी टैग करूंगा, और पर्सनल मेल भी है, मैं वहां भी करूंगा। दूसरा, नीतीश बाबू, देख लीजिएगा, सरकार आपकी है, और ये जो राज्यसभा में और लोकसभा में ये मुद्दा उठाया जाता है कि हम इतनी आईटीआई खोल दिए हैं देश भर में। अभी आप ताली बजाते हैं कि 1520 आईटीआई खोल दिया गया है, और 20 लाख 25 लाख लड़कों को हमने टेंड कर दिया गया। इसी चक्कर में मैं प्रवीण जी आपको एक चीज बताऊं कि मैंने आपका ही ये सारी देख करके मैंने अभी प्राइवेट आईटीआई के संचालकों को बुला करके 3-4 अभी मैंने शूटिंग की है और जारी किया, आपने देखा भी होगा। उसमें मैंने देखा है प्राइवेट आईटीआई वालों ने जो इंस्ट्रक्टर अच्छे रखे हैं, उनके लड़के इसरो में गए। परसों नरसों बेंगलुरु में मैंने किया, फिर विकास जी का भोपाल में मैंने किया, और राजस्थान में किया। तो मैंने एक चीज यहां से निकाल करके देखी कि अगर इंस्ट्रक्टर सही है, इंस्ट्रक्टर रेगुलर है, पढ़ा लिखा स्किल है, तो इस देश में जॉब की कमी बिल्कुल भी नहीं है और रोजगार की नहीं है। और ये जो बेरोजगारी का इतना बड़ा डंका पीटा जा रहा है ना, कि अगर मेरे को लगता है, और सबसे बड़ी बात बता दूं, मेरे को बहुत दुख लगता है। देखिए भाई साहब, मेरा भी, मैं आज प्रवीण जी बता दूं कि मेरा भी जो शहर है ना, वो बिहार से, आप मेरी आवाज से भी पहचान रहे हो, बिहार से छठा, तुम्हारी रिश्तेदारी भी है, तो लगाव भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रदेश, हर प्रदेश है, लेकिन बिहार भी है। और बिहार के कई लोग हैं, कई लड़कों को मैंने देखा है सर कि वो पढ़ने लिखने में, बात करने में, जैसे आपको देखिए, आप किस तरह से बेबाकी से बात करते हैं, आपको कितना नॉलेज है। अगर इसी तरह के गुरु मिलेंगे तो आपके शिष्य क्या होंगे, ये मैं सोच करके कभी कभी हैरान हूं कि माने एक तरह से क्या हमारे जनरेशन को मारा जा रहा है? कहीं ये अपराध नहीं है क्या? ये इस अपराध के दोषी ये आपके नियोजन भवन के अधिकारी नहीं है क्या? ये तो एक तरह से देखा जाए तो मर्डर है। हमारे जनरेशन के बच्चों को खत्म किया जा रहा है, और ये अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रवीण जी, एक चीज और जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग सिर्फ बिहार तक सीमित हो, कि ऐसे मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, फिर धड़ाधड़ मेरे पास उत्तर प्रदेश से फोन आ गए, धड़ाधड़। मैं फोन भी नहीं उठा पाया, मतलब मैंने 2 दिन तक मैं इतना परेशान था उत्तर प्रदेश से कि इतना फोन आए, इतने फोन आए
कि सर यही समस्या हमारे यहाँ भी। हमने कहा आप लोग ये मिलते क्यों नहीं? तो ये उत्तर प्रदेश वाले भी और आप लोग दोनों मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं कि आप लोग अकेले चला रहे हैं? नहीं, बिहार में तो हम लोग अकेले चला रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश में भी लोग चला रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से कहीं बेहतर है। अच्छा। उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी बिहार की है। हाँ। उत्तर प्रदेश में भर्तियां हुई हैं, हाँ। मतलब वहां पे वहां की सरकार जो है, वहां का जो विभाग है वो इनसे बेहतर है। और अभी बड़ी भर्तियां, मतलब लगातार भर्ती हुई हैं। 16 में भी 2400 के आसपास भर्ती हुई है, और अभी 2023 में अभी उनका फाइनल आंसर किया गया है। अगले 1-2 महीने के अंदर उनके करीब करीब 2400 पदों पे फिर भर्ती हो रही है। हम्म। तो और उत्तर ये प्रदेश की स्थिति स्थिति खराब, हाँ। बिहार के कंपेयर में बहुत 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 बेटर है। हाँ, लेकिन बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा खराब है कि बिहार में इंस्ट्रक्टर ही नहीं है, जो मूल रीढ़ है आईटीआई का। हम्म। और इस पे उससे भी तकलीफ की बात यह है कि सरकार का इस पे ध्यान नहीं। हम्म। अगर आपसे कोई गलती हुई, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोर्ट का डिसीजन 14 में आया, 14 में डिसीजन आया पटना हाई कोर्ट का, तो आप विज्ञापन 23 में निकाल रहे हो। आप खुद देखिए ना। आप अगर आपने कहा कि ठीक है चलिए एक बार आपसे गलती हो गई, पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया आपके विज्ञापन को, तो पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया क्योंकि आपने नियमता गलत किया था। पटना हाई कोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि 10 साल भर्ती मत करो। आपके उसके बाद क्या आप आज आज कर रहे हो? आज भी आपका मैटर कोर्ट में है, आज भी आपने बहुत सारा कानूनी रूप से लूप होल छोड़ रखा है। अगर एज ए इंटरवेनर हम वहां नहीं गए होते, आपने वहां पे जो चीजों को रिकॉर्ड पे लाना होता है कोर्ट में, माननीय हम्म। न्यायालय में क्या होता है कि हम्म। दोनों पक्ष जब जाते हैं और हम्म। सरकार पक्ष की तरफ से अगर पूरी बात को सही से नहीं रखा जाएगा, तो माननीय न्यायालय को कैसे पता चलेगा कि आईटीआई में क्या स्थिति है? कितने विगत कई सालों से भर्ती नहीं हुई है। हम हम्म। लोगों ने सारी चीजों को रखा इस संबंध में। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से जो एसएलपी अराइज हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिस सुप्रीम कोर्ट में जिसको खारिज किया, वो सारी चीजों को ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में लाया है। तब जाके हम ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि जो साक्ष्य हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि उन साक्ष्यों के अनुरूप हम न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देगा। ये निश्चित हमारी देगा। उम्मीद है। निश्चित देगा। निश्चित देगा। और इसमें भारी बदनामी देख लेना डिपार्टमेंट का होगा। इसमें कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल कि होना है। पनिशमेंट भी हो, पनिशमेंट में भी हो। बिल्कुल होना होना भी चाहिए, पनिशमेंट होना भी चाहिए। चलिए प्रवीण जी, आज थोड़ा सा मैं टाइम। आपसे एक जी। मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा सर। जी। जैसे डीजीटी के अधिकारियों का आपके पास कॉल आया था, ठीक जी। है, कि उन्होंने आपसे पूछा था कि ये स्टेट का मैटर है, हम क्या कर सकते हैं। हम्म। सर, डीजीटी की एक गाइडलाइंस है, हम्म। उनसे आप ये कहिएगा कि आप जो गाइडलाइंस स्टेट को देते हो, हम्म। उस गाइडलाइन को बिहार सरकार स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। आप उन पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए, उनका राइट बनता है। क्योंकि डीजीटी की ही गाइडलाइंस है कि सैंक्शन सीट का 20% से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी नहीं हो सकता। क्योंकि डीजीटी भी मानता है कि गेस्ट फैकल्टी से जो स्किल ट्रांसफर होगा वो उतना बेटर नहीं होगा जितना एक परमानेंट फैकल्टी करेगा। डीजीटी समझता है इन बातों को, और इसी आधार पर उन्होंने सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने ये भी सर्कुलर जारी किया है कि एनसीबीटी पोर्टल पे, एमआईएस पोर्टल पे जितनी सीटें सैंक्शन है उतने इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, परमानेंट इंस्ट्रक्टर, रेगुलर इंस्ट्रक्टर। तो इसमें डाटा का कोई खेल ना हो, स्ट्रिक्टली बिहार सरकार के डाटा को मॉनिटर करे। बिहार सरकार का एमआईएस पोर्टल पे जो डाटा शो हो रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा शो हो रहा है। इनके पास 216 ही इंस्ट्रक्टर हैं जो इन्होंने आरटीआई में कहा है, और पोर्टल पे इन्होंने करीब 500 क्लेम किया है। तो डीजीटी उनसे इंक्वायरी करे कि ये कैसे कैसे कर रहे हैं। प्रवीण जी, जो बात आपने कहा वो बात मैं ऑलरेडी आज आपको बता दे रहा हूं। मैं कई उससे बता रहा हूं कि इसका खुलासे कर दे रहा हूं कि डीजीटी जी के अफसर खुद परेशान है कि सर इनके जो हमने एससी एक कमेटी बनाई है, स्टेट कमेटी बनाई है, तो उसमें प्रमुख जी सचिव रहते हैं। तो खुद ये जी लोग नहीं बताते हैं कि प्रमुख सचिव चेंज हो गए हैं। बात कुछ होती है, स्टेट डायरेक्टर से बात कुछ होती है, और जी उनको खुद भी नहीं पता रहता है कि कब कौन स्टेट डायरेक्टर बदल गए। अभी ये मैं आपको तो बिल्कुल खुला बोल रहा हूँ कि जी हमारे जी जी सूत्रों से, मैं अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अधिकारी ने जी खुद जी करके बोला कि सर अभी सरकार चेंज हुई और पता चला कि हम जो चीजें कर रहे हैं एसआईडी पोर्टल पे जो प्रॉब्लम हो रही होगी, आप आईटीआई से वो हैं,
जी उसको जी बहुत खैरी बेहतर होटल बना जी। रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आशा दिलवा दे रहा हूं और सही के चीजें मैं आपको तथ्य रख दे रहा हूं कि साइडी पोर्टल जब पूरा हो जाएगा तो जुलाई में देखिएगा कि जो इंस्ट्रक्टरों की भर्ती है ना, उसमें वो जी सब चीजें आएंगी, सब काला पीला हो जाएगा। वो अधिकारी ने बताया कि इसीलिए हम एसआईडी जी पोर्टल पे जा रहे हैं और अपडेशन हो रहा जी है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है तो सामने आ जाएगी, जी। काला पीला बहुत ज्यादा आ जाएगा। बस हाँ, बातों क्योंकि सर बातों में। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, जैसे सरकार क्या होता है ना, जो मैं समझता हूँ, ठीक है, सरकार जब आईटीआई पे ताला बंद होगा बिहार में, आईटीआई का एफिलिएशन डिफ्लेट हो जाएगा, तब जाके मुख्यमंत्री इस पे एक्शन लेंगे। क्योंकि जब तक पब्लिक का नहीं होगा, जब तक मतलब मास लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा विरोध ना दब जाता है, हमारी बातें उस लेवल में मीडिया में नहीं जा पाती हैं, हम कंप्लेन भी करते हैं, कई बार हम लोग जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले जाके, उन्होंने भी आश्चर्य किया कि आचार्य में टीचर नहीं है, 90% ज्यादा पद खाली हैं, ऐसा कैसे, देखो देखो दिखवाइए इसको, बोल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये विगत देखिए ये अब 3-4 सालों की बात है, मतलब। तो इस अब पर मैं किससे भी। मिला जाए, मतलब मुखिया, मुखिया से मिल के साक्षात, ऐसा नहीं कि कोई किन्हीं के माध्यम से पत्र भेजा, उनका सेक्रेटरी उनको नहीं दिया, मतलब उनसे साक्षात मिलने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। एक चीज और बताना मैं भूल गया कि डीजीटी हर साल 30 गवर्नमेंट आईटीआई का निरीक्षण करने जी वाली, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और चालू भी हो गया जी है जी कई जगह पे, मैं आपको बता दूं कि चालू भी हो गया जी है कि ये जी यही सब चीजों को लेकर के। और मैंने गवर्नमेंट आईटीआई का बहुत खुलासा किया था, अभी मध्य प्रदेश में किया है, राजस्थान का भी किया था, उत्तर प्रदेश में भी किया था। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी कार्रवाई भी हुई थी और वहां जांच भी हो जी रही जी थी। मैं निश्चित ही, देखिए प्रवीण जी, मैं आज आपके जितने लोग हैं वो सुन रहे होंगे, मैं जरूर 13 तारीख 14 तारीख तक थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि मैं एक आरटीआई भी बहुत ज्यादा लगाता हूँ, तो मेरी अपील भी है। जी और वो दो जी तीन दिन में, और मैं पर्सनली आपसे बात करके ये लेटर में मुख्यमंत्री तक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, मंत्री तक, और पीएमओ पीके मिश्रा जी हैं, बहुत बढ़िया पीएमओ अफसर हैं, मैं आपको जी जी उनका पता और वो सारी चीजें दे दूंगा। कोशिश जी करिएगा जी। कि आप भी लेटर भेजिएगा और हम भी लेटर भेजेंगे, मैं इतना वादा कर ठीक सर, आपसे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और सर। आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की परहेज है सर। और जी आज बिल्कुल बिल्कुल। रात को शूटिंग हो रही है, थोड़ा सा मेरा और कार्यक्रम है, जी तो फिर जी जी आपको एक बार फिर टाइम दूंगा जब ये कोर्ट का वो आ जाएगा। तो कोशिश करूंगा जी जी जी। कि लास्ट अप्रैल में मैं आपको एक बार फिर से बुलाऊं, तब तक पता भी चल जाएगा कि क्या चीजें हो रही कि नहीं हो रही है। क्या और जरूरी है, जी आपकी जी जी जी। आपकी भी मेहनत और आईटीआई टास्क को भी क्या आगे किया है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में भी पूरा समीक्षा करके सामने ले आऊंगा। चलिए, आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और आसपास सफाई जरूर रखिएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय भारत। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद।